अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम अक्स बरक्स के साथ मैं हूँ शाइस्ता शहजाद। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात करें जो कि इलेक्शन के बाद से ही बड़ी ही परेशान कुन सूरत हाल से दो चार है। पहली बार उन्होंने ये कहा कि हमारा जो वोटर है उसको वोट डालने का हक नहीं दिया गया, और उसके बाद बात हुई कि हमारे वोटर्स जिन्होंने वोट दिए हैं उनके वोट्स को कंसीडर नहीं किया गया। इस तरीके से इलेक्शन हो गए मुतनाज़, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने वोट बैंक और अपनी मिलने वाली सीटों से एक तरह फिर महरूम होती हुई दिखाई दी। उसके बाद से एहतजाज और धरनों मुजाहिरों की कॉल दी गई मुतादिद बार, जो कि पंजाब, सिंध, बलोचिस्तान, केपी, इस्लामाबाद में धरने दिए गए। इस सारी सूरत हाल में हमने देखा कि खुसूसी तौर पर पंजाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कायदीन, मरकजी कायदीन हो, कारकुन हो, उनके खिलाफ बड़ा क्रैकडाउन किया गया। साथ ही साथ कराची में भी यही सूरत हाल देखने में आई। अली अमीन गंडापुर बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से एहतजाज को ऑर्गेनाइज भी करते रहे, खुद उनकी क़यादत में बड़े बड़े जलसे भी हुए। और अब जो मरकजी तौर पर, बुनियादी तौर पर जो कॉल दी गई है 24 नवंबर के एहतजाज की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, उस एहतजाज को अब कहा गया है कि ये डू और डाई की सिचुएशन है। लेकिन इसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ सीनियर रहनुमा, सीनियर क़यादत इस एहतजाज की कॉल से नाराज़ नज़र आते हैं। उनका ये कहना है कि ऐसे हालात में इस तरीके की कॉल नहीं दी जानी चाहिए थी। दूसरी जानिब हम बात करते हैं चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की, जिन्होंने आइन साजी के अमल पर एतराज़ात उठाए हैं और वफाकी हुकूमत को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा है कि आइन साजी के अमल में जब बात हुई थी तो बराबरी की हुई थी, लेकिन अब बराबरी नहीं दिखाई जा रही। और इस तरीके से सख्त मौक़िफ़ हम देख रहे हैं बिलावल भुट्टो जरदारी ने वफाकी हुकूमत के खिलाफ लिया है। बात कुछ इस तरह है कि अब शायद कुछ दराड़े, कुछ तनाज़ात जो हैं वो एक नया रुख इख्तियार करने को हैं। एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है जो एक बड़े एहतजाज की कॉल दे चुकी है, दूसरी जानिब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, वफाकी हुकूमत की बड़ी इत्तेहादी जमात, उसके चेयरमैन एक मरतबा फिर अब कुछ ऐसे लग रहा है कि वो इत्तेहाद नहीं नज़र आ रहा, मसावी नुमाइंदगी की बात करते हुए नजर आते हैं। सारी सूरत हाल पर बात करते हैं। सबसे पहले हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं फैसल चौधरी साहब, उनको वेलकम करते हैं और उनसे गुफ्तगू करते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज की कॉल के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम फैसल साहब। सर, आपको आवाज़ आ रही है? फैसल चौधरी साहब को हम दोबारा कनेक्ट करते हैं और उनसे बात करेंगे कि किस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये पूरी की पूरी जो एहतजाज की कॉल है इसको ऑर्गेनाइज किया है, किस लेवल का एहतजाज होगा, कौन लोग इसमें शरीक होंगे। आया कि ये एहतजाज की कॉल सिर्फ इस्लामाबाद तक महदूद है, डी चौक पर एहतजाज होगा जहाँ पर पहले भी एहतजाज होता रहा और बड़ा क्रैकडाउन भी होता रहा। फैसल चौधरी साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम फैसल साहब। जी अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। फैसल चौधरी साहब, बड़े एहतजाज की कॉल दे दी है एक मरतबा फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। डर नहीं लगता बड़ा क्रैकडाउन भी हो जाएगा? इससे पहले भी आपके बड़े रहनुमाओं को गिरफ्तार कर लिया जाता है, उठा लिया जाता है, कारकुनों को, सूरत हाल बड़ी गंभीर हो जाती है। इस बार क्या प्लान है? देखिए, प्लान तो वही है, अपना इमरान खान साहब की कॉल के ऊपर पूरे पाकिस्तान आएगा, पाकिस्तान के मुख्तलिफ शोबाजात जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले लोग आएंगे और पाकिस्तान में जो चोरी शुदा मैंडेट है उसकी वापसी के लिए एहतजाज किया जाएगा। 26वीं आईनी तरमीम को रोल बैक करने के लिए एहतजाज किया जाएगा, मुल्क में आइन और जमहूरियत की बहाली के लिए एहतजाज किया जाएगा, और जो हमारे कारकुनान और रहनुमा जो सियासी मुकदमात में असीर किए गए हैं, झूठे और जाली मुकदमात में, उनकी रिहाई तक जो है ये धरना और एहतजाज जारी रहेगा। फैसल चौधरी साहब, आपकी लास्ट मीटिंग हुई थी खान साहब से, उस मुलाकात में खान साहब ने क्या इस एहतजाज के हवाले से कोई खास किस्म की हिदायत दी थी? क्या कहना था उनका कि किस लेवल पे ये, किस तरह का एहतजाज वो चाहते हैं जिसको आप लोगों ने प्रेजेंट करना है, ऑर्गेनाइज करना है ग्राउंड के ऊपर? जी, मेरी आज भी मुलाकात रही है उनके साथ और शाम को 4 बजे ही अच्छा मुलाकात रही है। उसमें उन्होंने बिल्कुल वही जो लाएमल दिया है जो कि मीडिया पे हलीमा खान ने भी बताया है और मैंने भी मुख्तलिफ शोज में उनका जिक्र किया है कि हम जो हैं वो एहतजाज पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की फाइनल कॉल है डू और डाई की। अब देखना ये है कि ये हुकूमत जो है पॉलिटिकली एंगेज करती है या अगर एडमिनिस्ट्रेटिवली माहिर लेंगे तो वो तो पहले भी ये तहरीक इंसाफ के खिलाफ हर किस्म का हरबा आजमा के देख चुके हैं। हमारे कारकुनान जो हैं वो कुर्बानी के जज्बे से भी सरशार हैं और वो अपने हक के लिए लड़ने के लिए भी तैयार हैं, और जिस कदर उनके ऊपर रियासती जबर और तशद्दुद का वो एक मुजाहरा किया गया, उनको तस्तायद का निशाना बनाया गया पिछले 2-2.5 साल में, उसके बावजूद पार्टी कायम है। पार्टी के वर्कर्स जो हैं वो बिल्कुल अपबीट हैं और पुरज़म हैं और इंशाअल्लाह
इमरान खान साहब की कॉल के ऊपर वो हर जगह पे आएंगे भी और अपने हकूक़ के लिए लड़ेंगे। बड़ी जबरदस्त बात है कि वो इमरान खान की कॉल पर हमेशा की तरह पहुंचेंगे, लेकिन प्लान है क्या? डी चौक पहुंचने तक का जो सफर है, जो मरहला है, वही खासा दुश्वार है, वही खासा मुश्किल है। डी चौक को सील कर दिया जाता है, कंटेनर्स लगा दिए जाते हैं, रास्ते ब्लॉक हो जाते हैं इस्लामाबाद में एंट्री के। तो फिर क्या करना है? किस तरह से आपने कम्युनिकेट किया है कारकुनों को, क्या बताएंगे? देखिए, यही तो कामयाबी है तहरीक इंसाफ की कि जेल से वो कॉल देते हैं और शहर बंद हो जाते हैं और पूरा मुल्क फोर्टिफाई हो जाता है, पूरे मुल्क में नकलो हरकत जाम कर दी जाती है। तो अपोजिशन को तो इससे ज्यादा कोई चीज जो है वो सूट नहीं करती। ये तो हुकूमत के लिए प्रॉब्लम होते हैं। अगर जिस तरह पिछली बार इन्होंने पूरे शहरों के रास्ते बंद कर दिए, जीटी रोड पे खंदकें खोद दी, मोटरवे पे खंदकें खोद दी, इससे तो हुकूमत जो है उसकी कमजोरी जाहिर होती है, उसकी कॉम्पिटेंस में नजर आती है। अपोजिशन जो है उसका तो मकसद जो है हुकूमत खुद पूरा कर देती है, बजाय कि वो सियासी तौर पर एंगेज करे और तहरीक इंसाफ को एक अच्छा चांस दे और मौका दे कि वो अपने जलसे करे, जुलूस करे, जो कि एक सियासी तरीकेकार होता है। एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर लिए जाते हैं, फिर उससे जो एहतजाज है वो कामयाब हो जाते हैं। उसमें तादाद मैटर नहीं करती, जिस तरह के ये इंतजामात करते हैं उससे खुद ही जो है वो एहतजाज बड़ा भी हो जाता है और कामयाब भी हो जाता है। लेकिन फैसल साहब, आपको नहीं लगता कि पंजाब में ये सिचुएशन ज्यादा क्रूशल हो जाती है इन टर्म्स ऑफ कि वहां पर बहुत ज्यादा पाबंदियां होती हैं, सख्ती होती है, वहां पर किस तरह से आप लोग इसको पोर्ट्रे करेंगे? नहीं, हर जगह पे होती है। कराची में कौन सा आसानी होती है? कराची में कोई आपको एहतजाज की इजाजत है? जाहिर है जो लोग जबरदस्ती करते हैं वो उनको तो इजाजत हो जाती है, लेकिन अगर कोई हर जगह फस्ताइयत और वरूयत का एक ही आलम है, वो लाहौर हो, कराची हो, वो इस्लामाबाद हो, फिर अपना इक्वल मसाइल हैं। तो सर ये सोलो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है या फिर आपके जो इत्तेहादी हैं, जो एक तरह से आपके साथ हैं, मौलाना फजलुर रहमान साहब की जमात, महमूद खान अचकजई, ये भी आपके साथ होंगे इसके अंदर? हमने तमाम जमातों को दावत दी है, हमने तमाम मकातब फिक्र से ताल्लुक रखने वाले लोगों को दावत दी है, जिंदगी के मुख्तलिफ शोबाजात से ताल्लुक रखने वाले लोगों को, इसमें स्टूडेंट हो, किसान हो, वकला हो, ताजर हो, डॉक्टर हो, दीगर प्रोफेशनल्स हो, हमने सबको इस एहतजाज में शामिल होने की दावत दी है, क्योंकि ये किसी एक शख्स, एक जात या एक पार्टी का इशू नहीं है। हम मुल्क में जमहूरियत और आइन की बहाली चाहते हैं, हम मुल्क में कानून की जो है अमलदारी चाहते हैं, और हम चाहते हैं कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के जरिए कौम को जो हक हासिल है, आईनी हक है, वो उनको पहुंचाया जाए और उसे रिस्पेक्ट की जाए, और वो अपने चोजन रिप्रेजेंटेटिव्स की हकीकी मानों में जो कि चोजन है, जो कि उनके चुनिंदा नुमाइंदे हैं, वो उन इख्तियारात उनके लिए इस्तेमाल करें और उनकी खिदमत करें, ना कि 47 की हुकूमत जो है वो इम्पोज की जाए और एक जालसाजी तरीका और फ्रॉडुलेंट तरीके से एक बोगस हुकूमत कायम की जाए। हम इसके रेजिस्ट करते रहे और करते रहेंगे। फैसल साहब, जो सारे लीगल मामलात हैं वो तो आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, ऑब्वियसली उस पर भी हम आते हैं, लेकिन ये बताइए कि कुछ रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ये कहते हुए नजर आते हैं कि अगर 24 नवंबर की तारीख का ऐलान किया है तो ये कुछ जल्दबाजी है, क्योंकि बहुत से मसाइल होंगे पार्टी को मोबिलाइज करने के लिए, कुछ लॉजिस्टिक मसाइल होंगे, कुछ आपको भी चैलेंजेस दरपेश होंगे। इस हवाले से क्या तैयारी पूरी है? ये बिल्कुल ठीक तारीख आप समझते हैं? किसने कहा है कि ये लॉजिस्टिक के मसाइल है? ये आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ रहनुमा सोशल मीडिया पर बात करते हुए, में से किसी एक का नाम तो लीजिए प्लीज। नहीं, नाम हमारे पास मौजूद नहीं है, रिपोर्ट में जिक्र किया गया है, तो हम इसको जराए की जानिब से जरूर चला सकते हैं। हाँ, जराए से जो है, जराए से सुबह एक खबर चली कि अच्छा, इमरान खान और बीबी को तोशा खान 2 केस में बरी कर दिया गया। अच्छा, तो जराए आजकल मीडिया के कमजोर हैं, जराओं का तबसरा नहीं हो सकता। अपनी कोई बात होगी तो ऐसी बात होगी, बाकी लॉजिस्टिक के मसाइल को पीटीआई जाने और उनके वर्कर जाने, उसके लिए हुकूमत या किसी और को परेशान होने की जरूरत नहीं है। वो हमारा काम हम कर लेंगे। बड़ी जबरदस्त बात है। हम बिल्कुल यही चाहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो रहनुमा जो परेशान होते हुए नजर आते हैं 24 नवंबर की कॉल से, वो भी आपके साथ ही हों और इस एहतजाज में भी शरीक हों। हम आपसे मुतालबात के बारे में बात करना चाहते हैं। अलीमा बीबी फरमा रही हैं कि जो मुतालबात हमने रखे हैं, जब तक वो मंजूर नहीं होते तब तक इस एहतजाज को ख़त्म नहीं किया जाएगा। वो जो बुनियादी मुतालबात हैं जिनके बगैर ये एहतजाज कंप्लीट नहीं होगा या आगे बढ़ जाएगा, वो कौन से हैं सर? देखिए, मैंने पहले किया कि वो मुतालबात या हदफ जो हैं एहतजाज के, वो 4 हैं।
ہمارا جو اسٹولن مینڈیٹ ہے، جو چوری شدہ مینڈیٹ ہے، وہ واپس کیا جائے، پی ٹی آئی کو فارم 47 کے ریزلٹس دیے جائیں اور حکومت 47 کی حکومت کو گھر بھیجا جائے۔ دوسرا مطالبہ یہ ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم کے ذریعے ملک میں عدلیہ کے اوپر، جمہوریت کے اوپر اور انصاف کے نظام کے اوپر حملہ کیا گیا ہے۔ اس کی فل فور واپسی جو ہے وہ پاکستان اور پاکستانیوں کے وسیع تر مفاد میں ہے، اس کو جو ہے انشور کیا جائے۔ اور تیسرا جو ہے وہ ان کو جو ہمارے اسیران ہیں ان کو رہا کیا جائے اور ملک میں فوری طور پہ آئین اور جمہوریت کی مکمل شکل میں اور روح کے مطابق جو ہے وہ بحالی ہو۔ تو ایکسپیکٹیشنز کیا ہیں؟ کیا ایکسپیکٹڈ ہے فیصل صاحب؟ کیا ریزلٹس آئیں گے؟ آپ کو لگتا ہے یہ جو مطالبات آپ نے میرے ساتھ ڈسکس کیے ہیں اور جو پتہ بھی ہیں سارے کارکنوں کو، ان کی منظوری کے حوالے سے حکومت کوئی آپ کو آفر کرے گی، کوئی ملاقات ہوگی، کوئی ہلچل نظر آئے گی اس میں، یا نہیں آپ کو پھر واپس لوٹنا پڑے گا جس طرح اعظم سواتی صاحب نے پہلے انٹروین کیا اور پھر احتجاج کو ختم کرنا پڑا؟ نہیں، اعظم سواتی صاحب نے کہاں پہ کیا انٹروین کیا؟ سوری میں آپ کی بات سمجھا نہیں۔ جس طرح سے پہلے احتجاج کی کال دی گئی اور وہ آتے ہیں پھر احتجاج ختم کر دیا جاتا ہے، یا اب ایسا ہوگا کہ جو مطالبات کی آپ نے بات کی ہے جب تک وہ پورے نہیں ہوتے تب تک احتجاج جاری رہے گا، یا پھر آگے بھی بڑھ سکتا ہے؟ دیکھیے ابھی تک تو جو عمران خان صاحب کی کال ہے وہ یہی ہے، حتمی کال تو عمران خان صاحب نے دینی ہے۔ اگر کوئی آگے بڑھتا ہے یا نہیں بڑھتا ہے، کوئی سواتی صاحب جاتے ہیں، کوئی 7 بجے 6:30 بجے اگر دروازہ جیل کا کھلتا ہے تو اس پر جیل کا دروازہ پرماننٹ کھولنا پڑے گا۔ اچھا، وہ صرف کسی ملتوی کرنے کے لیے تو نہیں کھلے گا۔ عمران خان صاحب کو باہر لانا پڑے گا۔ عمران خان صاحب کے خلاف کیسز سیاسی ہیں، قانونی نہیں ہیں، ان کو جو ہے وہ ختم کریں اور اس کے بعد عمران خان سے بات کریں۔ تو خان صاحب نے فرمایا ہے کہ یہ ڈو اور ڈائی والی سچویشن والا احتجاج ہونا چاہیے۔ جی بالکل، یہ خان صاحب کی کال ہے۔ اور اس میں خان صاحب کی اہلیہ بشرا بی بی صاحبہ بھی کے پی کے سے یا کسی بھی سچویشن سے، کسی بھی جگہ سے، کسی بھی پلیٹ فارم سے ہمیں لیڈ کرتی ہوئی نظر آئیں گی یا نہیں؟ فی الحال تو ایسا کوئی اعلان نہیں ہے، نہ ہی کوئی ایسا عندیہ دیا گیا ہے۔ پارٹی کے جو خابرین ہیں وہی اس کو ہینڈل کریں گے اور انہی کے ذمہ لگایا گیا ہے۔ ابھی فیملی جو ہے، جو فیملی تو ڈیفینیٹلی ہر جگہ شامل ہوتے ہیں، دعاگو ضرور ہوتے ہیں، لیکن جو سیاسی معاملات ہیں، پارٹی کے معاملات ہیں، وہ پارٹی کے اکابرین کو ہی کہا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو سر یہ جو 190 ملین پاؤنڈ کیس ہے، اس کے حوالے سے بھی ہمیں کچھ اپڈیٹ کرتے جائیں کہ اس کی کیا ڈیٹیلز ہیں، ابھی تک کیا اپڈیٹ ہے اس پر؟ 190 ملین بھی باقی کیسز کی طرح ایک جھوٹا اور لغو اور کنکاکٹڈ کیس ہے، پولیٹیکلی موٹیویٹڈ کیس ہے۔ اس میں یہ پبلک لاس کا کیس نہیں ہے، بلکہ پبلک ایکسچیکر کو جو پیسے عمران خان صاحب باہر سے انہوں نے مینج کیے، اس پہ 24 ارب روپے کا منافع کما چکے ہیں، اور یہ معاملات جو ہیں وہ بالکل ایک جھوٹا کیس ہے انشاءاللہ، کیونکہ سیاسی پرسیکیوشن ہے، کوئی لیگل معاملات تو ہے نہیں، تو اس لیے جو ہے اس کو جب یہ بھی انشاءاللہ اب دیکھیں گے ایونچولی یہ بھی ختم ہو جائے گا۔ بالکل شکریہ، تھینک یو سو مچ فیصل چودھری صاحب، پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما ہمارے ساتھ گفتگو کر رہے تھے، اور جو کال دی گئی ہے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے 24 نومبر کی، اس کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے، اور ان کا یہی کہنا تھا کہ اب جو سچویشن پاکستان تحریک انصاف کے لیے ہے اس کے اندر پاکستان تحریک انصاف کے کارکن بہت موٹیویٹڈ ہیں، ہرڈلز کہیں پر بھی ہوں، آبسٹیکلز کہیں پر بھی ہوں، کہیں پر بھی رکاوٹیں ہوں، چاہے وہ ڈی چوک ہو، اسلام آباد میں انٹری ہو، لیکن ان تمام تر صورتحال کے باوجود پاکستان تحریک انصاف کے کارکن نکلیں گے، اور کیونکہ خان صاحب کی جانب سے یہ کال دی گئی ہے کہ ڈو اور ڈائی کی سچویشن ہے، جس پر میں نے گفتگو بھی کی، ابھی فیصل چودھری صاحب سے پوچھا بھی کہ کچھ پاکستان تحریک انصاف کی جو قیادت ہے، لیڈرشپ ہے، جس میں کچھ رہنماؤں کے نام شامل ہیں، وہ یہ اعتراض کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ یہ ابھی بہت ارلی ڈیٹ دی گئی ہے، اناؤنس کی گئی ہے، اور ایسی سچویشن میں اتنا ہارڈ قسم کا نیریٹو نہیں ہونا چاہیے کہ ڈو اور ڈائی کی سچویشن ہے، کیونکہ سچویشن جو ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے جو انوائرمنٹ ہے ابھی پولیٹیکل، وہ اتنا فیوریبل نہیں ہے۔ خان صاحب پر جیسے فیصل صاحب فرما رہے تھے کہ بوگس کیسز ہیں 190 ملین پاؤنڈ کا بھی اور دیگر بھی، لیکن کیسز تو ہیں، عدالتوں میں تو چل رہے ہیں، اس پر کورٹ فیصلہ تو دے گی، ابھی وہ کمپلیٹ نہیں ہوئے، ابھی اس پر ٹرائل چل رہا ہے، خان صاحب ابھی جیل میں ہیں، سزا بھگت رہے ہیں۔ تو جو ابھی حالات ہیں پاکستان تحریک انصاف کے لیے، ایسے حالات میں اس قسم کے احتجاج کی کال نہیں دینی چاہیے تھی، یہ کچھ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما خود فرما رہے ہیں۔ لیکن اب دیکھنا یہ ہوگا کہ پوری پاکستان تحریک انصاف پارٹی ایز اے پارٹی کس طرح سے اس احتجاج کو لے کر چلتی ہے، اور حکومت
किस तरह से इसके ऊपर क्रैक डाउन करती है। अभी हमें ज्वाइन किया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा जुल्फ़िकार अली बदर साहब, उनको वेलकम करते हैं, उनसे भी गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जुल्फ़िकार साहब। जी वालेकुम सलाम। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर। हम बात तो कर रहे थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 24 नवंबर को होने वाले एहतजाज की कॉल के हवाले से, जिसमें खान साहब ने ये फरमाया है कि डू और डाई सिचुएशन है, बड़ा सख्त किस्म का एहतजाज है और बड़ा अपने कायम और दायम रहना है। जो मुतालबात हैं उन मुतालबात के पूरा होने तक आपने इसको ख़त्म नहीं करना। आप सबसे पहले ये फरमा दीजिए कि क्या समझते हैं ऐसे हालात में, पूरी सिक्योरिटी की सिचुएशन आपके सामने है, कोयटा का इंसिडेंट, बलूचिस्तान के वाक़यात, ईच एंड एवरीथिंग आपको पता है। ऐसे हालात में इस्लामाबाद की तरफ जाना डी चौक पे या फिर दीगर सूबों में, शहरों में इस किस्म के एहतजाज की कॉल देना जिससे इंतशार फैल सकता है, कोई भी सिचुएशन क्रिएट हो सकती है, दुश्मन किसी भी चीज़ से फ़ायदा उठा सकता है, आप समझते हैं कि एक दानिशमंदाना फैसला है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया जी, आपने अपने प्रोग्राम में बुलाया। देखिए, असल बात ये है कि ये जो फैसला किया बानी पीटीआई ने, ये पहले भी मुल्क के साथ मुखलिस नहीं थे और अभी भी इनका जो फैसला है मुल्क के साथ मुल्क दुश्मनी का फैसला है। पाकिस्तान जिस तरह के क्रॉस रोड से, जिस तरह के चैलेंजेस से, मसाइल से दरपेश है और उसके अंदर जिधर गवर्नेंस का, इकोनॉमी का, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का चैलेंज है, उधर पाकिस्तान के अंदर टेररिज्म का भी एक चैलेंज मौजूद है। और पाकिस्तान आप देखें पिछले कुछ दिनों से तो टेररिज्म की इंतहा हुई है कि सिक्योरिटी फोर्सेस पे हमले हो रहे हैं और खुदा न खास्ता ये जो इनका एहतजाज है 24 नवंबर का, उस दिन कोई ना कोई अगर ऐसा हमला हो गया तो वो एक बहुत बड़ा सानिया होगा जिसके अंदर जो है सिविलियंस को निशाना बनाया जाएगा। तो ये इस टाइम पे, इस मौके के ऊपर इस तरह का जो एहतजाज करना वो बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये समझती है कि आपके पास एहतजाज करने का राइट होना चाहिए, आपको एहतजाज करना चाहिए और सियासी और जमहूरी हक है आपका कि आप एहतजाज करें, लेकिन मुल्क की कॉस्ट के ऊपर, मुल्क की सलामती की कॉस्ट के ऊपर, मुल्क की इकोनॉमी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की कॉस्ट के ऊपर अगर आप अपने जाती मुफाद के लिए, अपने आप को जाती तौर पे केसों से बाहर निकालने के लिए, ब्लैकमेल करने के लिए आप पूरी कौम को इस तरह के एहतजाज में धकेल दें, ये तो सरासर एक गैर दानिशमंदाना फैसला है और इससे कौम को भी नुकसान होगा और मुल्क कौम के अंदर भी ये जो है पूरा पॉलिटिकल सिस्टम को ये डैमेज करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि कोई ना कोई ऐसी वारदात, ऐसा खुदा ना खास्ता मामला हो जिसकी वजह से मुल्क के अंदर एनार्की फैले और डिस्टेबलाइज हो मामला। सर जुल्फ़िकार साहब, आप क्या समझते हैं बलूचिस्तान में, सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत में है, बरसरे इक़्तिदार है और ऑब्वियसली लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को मेंटेन रखना, उसके जितने भी चैलेंजेस हैं उनको मीट करना, उनके हवाले से सारे इक़दामात उठाना आपकी ही जिम्मेदारी है। आप क्या समझते हैं कि कहाँ पर मसाइल हैं कि अब एक मरतबा फिर टेररिज्म सर उठा रहा है? ये अफरीत जो जान छोड़ चुकी थी, जिससे हमने बड़ी मुश्किल से, बड़ी कुर्बानियों के बाद, बड़े ही ऑपरेशंस के बाद इसको हासिल किया था, अमन व अमान की सिचुएशन को बेहतर किया था, वो एक बार फिर से सर उठा रही है। किसकी नाकामी है? देखिए, ये सूबाई हुकूमत बिल्कुल पीपल्स पार्टी की है, पर अगर आप ये समझें कि ये सिर्फ हुकूमत के इतने ज़राए वसाइल हैं कि वो इस सारे मामले को निपट ले, लेकिन वहाँ पे हुकूमत से आगे का मामला है, वहाँ पे सिक्योरिटी एजेंसीज का मामला है, वहाँ पे ये जो बलूचिस्तान की सरजमीन है, बलूचिस्तान का सूबा है, ये पाकिस्तान का एक टर्निंग पॉइंट है जहाँ पे जिससे पाकिस्तान ने टेक ऑफ करना है, पाकिस्तान ने ग्रो करना है और वहाँ पे पूरी दुनिया की पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने वाली कुव्वतें उस पे आंख रख के बैठी हुई हैं और वहाँ पे हर मुमकिन इकदाम और कोशिश कर रही हैं जहाँ से पाकिस्तान के अंदर, खास तौर पे बलूचिस्तान के अंदर जो है इंस्टेबिलिटी आए और टेररिज्म फैले और वहाँ पे ऐसे वाकयात हों जिनकी वजह से ये जो असल जो काम करने की जरूरत है वो कि सूबाई हुकूमत को मजीद मुस्तहकम और सिक्योरिटी फोर्सेज और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज और काउंटर टेररिज्म एजेंसीज को ज्यादा इक्विप करने की जरूरत है और इसमें पाकिस्तान के और खास तौर पे बलूचिस्तान की तरक्की और मसाइल के हल के लिए आपको इंटरनल सारे स्टेक होल्डर्स, जिसमें पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स हैं, पॉलिटिकल फोर्सेज हैं, इंक्लूडिंग एस्टेब्लिशमेंट है, तमाम सिक्योरिटी एजेंसीज, फोर्सेज और
लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, उनके साथ बैठ के जो एक 2014 में बना था नेशनल एक्शन प्लान, उसके अंदर देखना है कि किन चीज की कमी रह गई है, कौन सा ऐसी पॉइंट्स हैं जिसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो सकी, उसको दोबारा से जो है गो थ्रू करें या उसके अंदर तो उसको जुल्फिकार साहब, ट्रांसफॉर्म आप करें। क्या उसमें समझते हैं कि ये कब होगा? क्योंकि सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी साहब अभी तो खैर मुल्क से बाहर हैं, उनका फ्रैक्चर हुआ है, अल्लाह ताला उनको जल्द सेहतियाब करे और उसके बाद वो प्रैक्टिकली उसमें इन भी हों, लेकिन वो बहुत बेहतर तरीके से समझते हैं बलूचिस्तान की सारी पॉलिटिकल सिचुएशन को, डायनामिक्स को, और आप कह रहे हैं कि वो बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट जगह है, वहाँ से टेक ऑफ करना है पाकिस्तानी इकोनॉमिक्स ने, और हर तरह से इक्तिसादी तौर पर पाकिस्तान वहाँ से बहुत से फ़वाइद ले सकता है। तो ये कब होगा? अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो इतने अच्छे तरीके से समझती है इन सब चीज़ों को, वो इसके ऊपर काम नहीं करेगी, तो हम या आप किसी और से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो करेंगे यहाँ पर काम? ये हम तो नहीं समझते कि कोई और करेगा, हमारी पार्टी करेगी, हम ही करेंगे, और ये इट्स अबाउट टाइम कि हमें इस चीज को एड्रेस करना है। लेकिन अगर आप ये समझें कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सूबाई हुकूमत लेके और सूबाई हुकूमत के अंदर मेजॉरिटी लेके खुद ही अपने पाँव पे खड़ी हो जाएगी विदाउट द सपोर्ट ऑफ ऑल द डिसीजन मेकर्स, ऑल द स्टेक होल्डर्स, तो ऐसा मुमकिन नहीं होगा। क्योंकि मैंने आपको जैसे पहले बताया, बलूचिस्तान इज द बैटल ग्राउंड, बलूचिस्तान इज द की, जहां से पाकिस्तान ने टेक ऑफ करना है, इज द प्लेस, इज द प्लेटफॉर्म। तो उसके लिए आपको पूरे पाकिस्तान के जो डिसीजन मेकर्स हैं, फेडरल गवर्नमेंट है, उनको बलूचिस्तान की गवर्नमेंट को सपोर्ट करके और उनके साथ बैठ के एक ग्रैंड एजेंडा बनाना है, जहां से पाकिस्तान और बलूचिस्तान को आपने जो है ग्रोथ पाकिस्तान की होनी है और बलूचिस्तान की होनी है। उसके लिए आपको इंटरनल स्टेक होल्डर्स भी और एक्सटर्नल भी जो पाकिस्तान के साथ बॉर्डर पे लगते हैं, चाइना है जो कंट्रीब्यूटर है सीपैक का और मोटरवे का और यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन का, वो आपको सपोर्ट करे। तो आपको अपनी पॉलिसी, खासतौर पे फेडरल गवर्नमेंट को अपनी पॉलिसी को ठीक करने की जरूरत है, और फिर सूबाई गवर्नमेंट को ऑन बोर्ड लेने की जरूरत है, ताकि सूबाई गवर्नमेंट, क्योंकि देखें जो ज़राए वसाइल है वो आबादी के लिहाज से है, सूबे के लिहाज से नहीं है, उसके रकबे के लिहाज से नहीं है। तो हमें ये समझना है कि उधर के जो रकबा है उसके हिसाब से हमें अब उसको स्ट्रेंथन करना है और मोर इक्विप करना है, और ये पीपल्स पार्टी ही करेगी। और पीपल्स पार्टी की जो है हुकूमत, हमारे भुक्ती साहब वजीर आला है, वो अच्छे लर्नड आदमी है, वो कोशिश कर रहे हैं, और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आने वाले टाइम में मजीद बेहतरी होगी। हुकूमत इसमें साथ दे रही है, अगर कुछ चीज़ें पुटअप की जाती हैं भुक्टी साहब की जानिब से भी, पार्टी की जानिब से भी बलूचिस्तान के लिए, तो वहाँ से किस किस्म की सपोर्ट मिल रही है? मिल भी रही है या नहीं मिल रही? मसाइल हैं? देखिए, बातचीत होती है, सारा कुछ होता है, लेकिन फेडरल गवर्नमेंट को जिस तरीके से बलूचिस्तान के ऊपर फोकस करके और बलूचिस्तान के लिए करना चाहिए वो नहीं कर रहे। अच्छा। और इसी वजह से आज हमें ये परेशानी और प्रॉब्लम देखनी पड़ी। अदरवाइज तो मैं समझता हूँ इसको हमें 6-8 माह पहले कर लेना चाहिए था, जो चीजें, जो मसाइल। तो वफाकी हुकूमत से इतने मसाइल, आज भी बिलावल साहब, जुल्फिकार साहब काफ़ी नाला दिखाई दिए और काफ़ी बरस पड़े, एक तरह से यूँ कह सकते हैं, नाराज़ हुए वफाकी हुकूमत से, और उन्होंने यही कहा था कि झूठ बोला गया, धोखा दिया गया, जिस तरह की बातें की गई थी उनको पूरा नहीं किया गया, मसावी जो एक बराबरी की सतह पर बात हुई थी अब उसको पूरा नहीं कर रहे। तो अब ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, आपको लग रहा है कि ये रिजॉल्व हो जाएगा या फिर ये एक नया रुख इख्तियार कर जाएगा? देखिए, ये तो जो बिलावल साहब ने बात की है हकीकत पे मबनी बात है। वफाकी हुकूमत जो जो गुफ्तगू करती आई है, जो जो बात करती आई है और जिन जिन चीजों का वादा करती आई है, वो सिर्फ वादे बाइज ही होते हैं और उसके ऊपर कोई प्रैक्टिकल चीज नजर नहीं आई। फिर क्यों आ जाते हैं आप उनके दावों और वादों में? क्यों पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इतना स्ट्रॉन्ग रोल प्ले कर रही थी इस पूरी की पूरी आइन साजी में, कानून साजी में? अगर उन्होंने झूठ ही बोलना था, वादे पूरे ही नहीं करने थे तो? देखिए, कानून साजी तो 26वीं तरमीम का उनके साथ कोई एसेस नहीं था। ये तो मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहबा का विजन था कि हम यहाँ पे एक आईनी जो है वो कोर्ट बनाए, और वो आईनी कोर्ट तो नहीं बना, आईनी बेंच बन गया और उसकी उसी तरह की अहमियत है। लेकिन जो उस टाइम पे या उससे पहले वादे किए गए थे, वादे बाइज किए गए थे, उसके ऊपर
हुकूमत खड़ी नहीं हो रही तो बल्कि सर बैकआउट फिर कर रही है प्राइम मिनिस्टर ने। बात तो उसी सूरत में दुरुस्त होती है ना कि जो उसकी रूह है, जिस रूह पर, जिस चीज के ऊपर वो बेस कर रही है आईनी तरमीम, उसको पूरा किया जाए। अगर बिलावल साहब फरमा रहे हैं कि दही सिंध से नुमाइंदगी होनी चाहिए तो फिर होनी चाहिए उसके अंदर। फिर अगर आप वहां से नई नुमाइंदगी देकर आ रहे तो फिर इक्वालिटी की बात तो वहीं पर दब गई ना, खत्म हो गई, वो तो किल हो गई बात। देखिए असल बात तो ये है कि हमने तो अच्छी नीयत से ये काम किया था। तो बाकी जो काम था वो तो अब हुकूमत का था कि उनको चाहिए था कि पीपल्स पार्टी को भी इक्वल रिप्रेजेंटेशन देते, जैसे पीएमएलएन ने रिप्रेजेंटेशन ली है सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल के अंदर। अगर वो उस चीज से भाग गए और उन्होंने वो वादा पूरा नहीं किया तो इसका मतलब है कि उनकी नीयत में खोट है। तो हम उनको जो है अपने एक्ट को देखना चाहिए था। जुल्फिकार साहब, आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो हुकूमत साजी है उसके पीछे जो बड़ा एक स्ट्रॉन्ग पिलर है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है? इज दैट राइट? और अगर वो अपने वादे पूरे नहीं कर रहे और उस तरीके से इज्जत नहीं दे रहे, जिस तरह बिलावल साहब ने फरमाया कि वफाक में ना इज्जत दी जाती है ना सियासत की जाती है, तो फिर पीछे नहीं हट जाना चाहिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को? देखिए असल बात ये थी कि जब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने ये डिसाइड किया पार्टी के साथ बैठ के कि हमें जो भी हमारे से पहले वोट मांगेगा हम देंगे, क्योंकि पीपल्स पार्टी इस पोजीशन में नहीं थी कि वो अकेले हुकूमत बनाती या किसी के वोट लेके बनाती। तो वो हमें किसी न किसी पार्टी को या पीटीआई को या पीएमएलएन को वोट ही करना पड़ना था। और हमने वोट इसलिए नहीं किया था कि हमें कोई उनसे लालच था, हमने वोट इसलिए किया था क्योंकि हम चाहते थे ये जो पार्लिमानी जमहूरी निजाम है ये चलता रहे। और इसलिए हम हुकूमत में भी नहीं आए, कैबिनेट का हिस्सा भी नहीं बने। और आप देखें आज भी नहीं है। गवर्नमेंट की तो बड़ी ख्वाहिश थी, प्राइम मिनिस्टर ने 12 दफा ख्वाहिश का इजहार किया कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की पार्टी जो है वो कैबिनेट का हिस्सा बने, लेकिन बिलावल साहब ने नहीं किया। तो हमने जो सपोर्ट किया, कोई तब्दीली हो सकती है? अब कोई तब्दीली हो सकती है इस फैसले में? क्योंकि अब हुकूमत भी अगर उसी पैटर्न पे नहीं चल रही जिस पैटर्न को सेट किया गया था, तो क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी अपने उस माइंडसेट को चेंज कर सकते हैं, या जो उन्होंने फैसला लिया था उसमें तब्दीली हो सकती है कि वो वफाकी हुकूमत का हिस्सा बन जाएं, बैठे कैबिनेट में? मेरा नहीं ख्याल बिलावल भुट्टो जरदारी साहब इस तरह के हालात के अंदर कैबिनेट में बैठेंगे। जब कैबिनेट में बैठने से पहले इस तरह के मामला चल रहे हैं कि पीपल्स पार्टी को इत्मीनान में नहीं लिया जाता कानून साजी में और जो वादे किए जाते हैं, तो जब पहले वादे और नीयत पे खोट नजर आ रही हो तो फिर आपने हुकूमत के अंदर बैठ के, आगे पीडीएम की गवर्नमेंट जब बनी थी तो उस टाइम पे कोई एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा था, क्योंकि तमाम जो पीपल्स पार्टी के मिनिस्टर थे उनके महकमों के अंदर सेक्रेटरी प्राइम मिनिस्टर ने अपनी मर्जी के लगाए हुए थे और वो मिनिस्टर की बात ही नहीं मानते थे, वो डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर और उनकी करते थे। तो कोई इतना अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा था। इसी वजह से इस दफा हमने कैबिनेट को ज्वाइन नहीं किया और बिलावल साहब ने ये डिसाइड किया था कि हम कैबिनेट का हिस्सा नहीं बनेंगे। बिल्कुल ठीक है, लेकिन अब इस पूरे प्रोसेस में जब तक ये गवर्नमेंट का टेन्योर है, इसमें अच्छा लगे या बुरा लगे, चाहते ना चाहते हुए भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसका हिस्सा तो है। जाहिर है ये आपने अपने क्रेडिट पर ले लिया, ये अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के क्रेडिट पर है कि इस हुकूमत का साथ देने में, चाहे उनकी जो भी परफॉर्मेंस रही हो उसको आवाम पसंद करें या ना पसंद करें, आपका नाम, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का नाम उसके साथ जुड़ा रहेगा। खुश हैं इससे या नहीं? मुश्किलात हो सकती है आने वाले इलेक्शन में इससे? देखिए पिछले इलेक्शन में तो पीपल्स पार्टी हिस्सा रही थी जिस तरह, और उसका पॉलिटिकल डैमेज भी पीपल्स पार्टी को बर्दाश्त करना पड़ा था। इस दफा हम उस तरीके के उनके इत्तेहादी नहीं है। हमने उनको वोट देके हुकूमत को खड़ा किया हुआ है और सियासत में कोई चीज रूल आउट नहीं की जा सकती। अगर कोई हालात वाकयात ऐसे रहे तो पीपल्स पार्टी की लीडरशिप जो है कोई और हिकमत अमली लाएमल बना सकती है और वक्त आने पे कुछ भी फैसला किया जा सकता है। लेकिन अभी तक जो चीज चल रही है वो इसीलिए चल रही है कि मुल्क के अंदर जो एक पार्लिमानी और जमहूरियत है वो मुस्तहकम रहे और निजाम में हुकूमत चलता रहे और ऐसे लोगों के हाथ में ना चला जाए जिन्होंने पहले भी हुकूमत करके पाकिस्तान को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाया था। और अभी इस तरह तो आप हिस्सेदार बन रहे हैं उन लोगों के साथ, क्योंकि आम आदमी को तो आप नहीं समझा सकते। आम आदमी तो ये समझता है कि सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है, सेनेटर आईनी ओहदों पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, तो आप कैसे समझाएंगे कि भाई जो
कानून साजियाँ होती रहीं या जो जितने भी फैसले होते रहे, अभी जब बिलावल साहब फरमा रहे हैं कि VPN की बंदिश के मामले पर एतमाद में नहीं लिया, मुशावरत नहीं की, कैनाल्स के ऊपर जो तरीका अपनाया वो ठीक नहीं है, उस पर मुशावरत नहीं की, तो ये आम आदमी को कैसे समझ में आएगा जुल्फिकार साहब? मुश्किल नहीं है? ये मुश्किल है, ये आपकी बात ठीक है कि आम आदमी नहीं समझता जी, लेकिन हमें इस चीज के ऊपर रहना है कि हम हुकूमत का हिस्सा नहीं है। ये जो आईनी ओहदे हैं, चाहे वो सदर पाकिस्तान का है या चेयरमैन सेनेट का है या गवर्नर के ओहदे हैं, ये सेरेमोनियल पोजीशंस हैं। इसमें आप एक पुलिस का स्पाई भी ट्रांसफर नहीं कर सकते। और खास तौर पे KP और पंजाब के अंदर हुकूमतों ने, जो हुकूमतों में बैठे नुमाइंदे हैं और जो लीडरशिप है, उन्होंने खास इंस्ट्रक्शन दी हुई है कि पीपल्स पार्टी के लोगों का, खास तौर पे गवर्नर और उसके साथियों का काम नहीं करना। अच्छा। तो ये मुश्किलात तो है और आम आदमी को ये तासुर है कि शायद गवर्नर बहुत ताकतवर होता है। नो डाउट गवर्नर की एक बड़ी सेरेमोनियल स्टेटस वाली पोजीशन होती है, लेकिन जब व्हेन इट कम्स टू get something done, it is very difficult for him तो to फिर get ये that एजाजी thing तौर done. पर जो ओहदे हैं या फिर बराए नाम कह लें, अगर वो कोई स्टेप नहीं ले सकता, कोई ऑर्डर नहीं दे सकता, उसके ऑर्डर्स को फॉलो नहीं किया जाएगा, डोंट यू थिंक कि फिर ठीक है, फिर हट जाना चाहिए, अलहदा हो जाना चाहिए? जब हम कुछ अपना बेहतरी के लिए सर्व नहीं कर पा रहे, फ़ायदा नहीं दे पा रहे आवाम को, तो हम एक ओहदे पर क्यों रहें? मतलब उसकी कोई बनती नहीं है मंतक सर? देखिए, हालात और वाकयात जो है वो इस तरफ जा रहे हैं कि चीजें जो क्लैरिटी दे रही है ना, इंडिकेटर्स आ रहे हैं, जी, तो इसी तरह अगर चीजें इस तरह आपस में बैठ के चीजों को ना किया गया, जो वादे किए गए ना पूरे किए गए, जी, और अपना तरीकाकार जो काम करने का है वफाकी हुकूमत ने ठीक ना किया, जी, तो मैं समझता हूँ फिर वो टाइम दूर नहीं है कि पीपल्स पार्टी को अपना फैसला करना पड़ेगा कि क्या करना है। फिर इस तरह के ओहदे और बहुत सारे चीजें छोड़नी पड़ेंगी और सपोर्ट भी छोड़नी पड़ेगी वफाकी हुकूमत की कि वो अपना फैसला खुद करे और इंडिपेंडेंट चलाए। ठीक है। तो फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अगर ऐसा स्टेप लेती है, जो कि अगर सिचुएशन वैसी है जैसे आप बता रहे हैं, तो फिर तो बहुत तेज़ी से फैसला करने की ज़रूरत है इन हालात में। तो उस सूरत में क्या हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ जाया जा सकता है और प्राइम मिनिस्टर खुद बिलावल भुट्टो जरदारी साहब बन सकते हैं? देखिए, मैं पाकिस्तान के अंदर कोई भी चीज रूल आउट नहीं की जा सकती। बिल्कुल। अगर इस सारे मामले के अंदर अगर हालातों वाकयात अभी, और पीपल्स पार्टी एक मैच्योर पार्टी है, इसकी लीडरशिप बड़ी मैच्योर है, कोई भी फैसला हेस्ट में नहीं करते, जल्दबाजी में नहीं करते, सोच विचार करके कैलकुलेट करके करते, और जब भी आगे कोई चीज करनी है उसके ऊपर पहले होमवर्क करेंगे, बाकी मामला करेंगे, फिर सोच विचार के बाद कोई फैसला लिया जाएगा। और कुछ भी हो सकता है, पाकिस्तान है, इसके अंदर कुछ भी हो सकता है। अच्छा, लास्टली आपसे हम ये जानना चाहते हैं, कुछ दिन पहले बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने ये मैसेज भी दिया था, ट्वीट भी किया था, लोगों को बोला था मूव टू कराची। ये कहा था उन्होंने कि कराची का एयर क्वालिटी इंडेक्स बेहतर है। पंजाब में जो सिचुएशन पिछले बहुत से दिनों से चल रही है, महीना तकरीबन हो गया है, स्मोक की सारी सिचुएशन, उसके ऊपर आपको नहीं लगता कि पंजाब गवर्नमेंट को, मरियम नवाज साहिबा को, जो इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दे रही हैं बकौल उनके ही, उसके ऊपर आपको नहीं लगता कि उनको बड़ा रैपिड एक्शन लेना चाहिए था? मतलब ये स्मोक की जो सिचुएशन है, अस्पतालों में अगर आप हालात देखें, बच्चे बुजुर्ग सांस नहीं ले पा रहे, बीमारियां हो रही हैं उनको इस कदर, कोई ट्रीटमेंट नहीं है, उसके हवाले से कोई मेजर्स नहीं है, और अभी तक एयर क्वालिटी इंडेक्स की जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो डेंजरसली ऊपर जा रही हैं। व्हाट डू यू थिंक? बिल्कुल, ये पिछली, सिर्फ इस हुकूमत में नहीं, पिछली हुकूमतों से ये मामला चलता रहा कई साल से, और इनको आज ऐसे स्टेप्स, ऐसे मेजर्स लेने पड़ेंगे जो कि आने वाले टाइम में करें। अगर आप हाई कोर्ट ये समझे कि शादियां बंद करके, लोगों का फंडामेंटल राइट बंद करके आप एयर क्वालिटी इंडेक्स बेहतर कर लेंगे, तो ऐसा मुमकिन नहीं है। आप रेस्टोरेंटों को और दुकानों को 8 बजे बंद करके एयर क्वालिटी इंडेक्स बेहतर कर लेंगे, तो मुमकिन नहीं है। आपको सड़कों पे गाड़ियां, खासतौर पे वो गाड़ियां जो धुआं छोड़ती हैं, या बहुत सारी ट्रैफिक जो कि अननेसेसरी ट्रैफिक चलती रहती है, और यहाँ पे आपको अब फ्यूचर प्लानिंग के अंदर आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ जाना पड़ेगा, आपको स्मोक डिटेक्टर्स लगाने पड़ेंगे, आपको
اور بہت سارے اسٹیپس ہیں جو کہ انوائرمنٹ فرینڈلی اور انوائرمنٹ کو بہتر کرنے کے لیے کرنے پڑیں گے. اگر پنجاب گورنمنٹ نہیں کرے گی تو پھر تو بلاول صاحب یہی کہیں گے کہ آپ کراچی آ جائیں, تو پھر تو سوچنے پہ لوگ مجبور ہو جائیں گے کہ بالکل کراچی چلیں. That's right. Thank you so much. ذوالفقار بدر صاحب پاکستان پیپلز پارٹی سے ہمارے ساتھ تھے, گفتگو فرما رہے تھے. اب جو سچویشن ہے پاکستان تحریک انصاف کے اجلاس کے جلسے کے حوالے سے, احتجاج کے حوالے سے, اس کے اندر حکومت کا رول بہت امپورٹنٹ ہے. اسی رول پر بات کرنے کے لیے کس طرح سے حکومت نمٹے گی ساری سچویشن سے, 24 نومبر کو کیا سچویشن کریٹ ہونے جا رہی ہے. پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما معزز روحیل اصغر صاحب نے ہمیں جوائن کیا, ان کو ویلکم کرتے ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا. سر 24 نومبر کی ڈیٹ دے دی ہے پاکستان تحریک انصاف نے, ڈو اور ڈائی. خان صاحب فرما رہے ہیں اپنے کارکنوں کے لیے, مرکزی قیادت کے لیے, کہ آپ تیاری کر لیں, بڑے سخت قسم کے احتجاج کی مطالبات بھی رکھ دیے ہیں. اور مطالبات رویل صاحب کچھ ایسے ہیں جو آپ کے علم میں بھی ہوں گے, لیکن ہمیں نہیں لگتا کہ وہ پریکٹیکلی ان کے احتجاج کے بعد فوری طور پر منظور ہو جائیں گے, قبول ہو جائیں گے. حکومت بولے گی ٹھیک ہے جی ہم تو بالکل ڈر گئے اور ہم منوان اس پر عمل کر لیں گے. کیا دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہونے جا رہا ہے؟ جو احتجاج کا ایجنڈا ہے جی, اس میں سر فہرست تو یہ ہوگا نا کہ غریبوں کی جو زندگی ہے اس کو آسان کیا جائے. کون سے غریب سر؟ بجلی کے بلوں پہ, اچھا, بجلی کے بلوں پہ نظر ثانی کی جائے, گیس پہ نظر ثانی کی جائے, جو مہنگائی کی شرح ہے اس کو کم کیا جائے. یہی ہے نا اس کا ایجنڈا احتجاج کا. سر یہ ایجنڈا تو انہوں نے شاید ابھی اپنے خوابوں میں بھی نہیں دیکھا اور سوچا, پلان بھی نہیں کیا, ان کے دماغ میں بھی نہیں ہے کہیں دور دور تک. بھائی اسی لیے تو کہہ رہے ہیں یہ مذاق بن گیا ہوا ہے, قسم سے یہ مذاق بن گیا ہوا ہے. یعنی کہ لوگ مر رہے ہیں, مہنگائی سے مر رہے ہیں, مشکلات میں گھرے ہوئے ہیں, اور ہم احتجاج کس بات پہ کر رہے ہیں؟ اپنی ذات کے لیے. اب نکلیں گے ہم اپنی ذات سے باہر. میں تو حیران ہوتا ہوں دیکھ کے. یہ میں کسی کی مخالفت نہیں کر رہا, یا میں کسی کی حمایت نہیں کر رہا ہوں, نہ میں کسی کا وکیل ہوں. آپ تعارف کرا دیتی ہو, میں چپ کر کے سن لیتا ہوں. تو اس میں میرا اپنا ذاتی خیال ہے کہ اگر پی ٹی آئی عوام کے جو حقیقی مسائل ہیں ان پہ اگر احتجاج کریں تو میرے خیال میں بہت زیادہ ان کو سپورٹ مل جائے گی پبلکلی. اچھا, اب یہاں پہ جو کٹ ہوتا ہے یا احتجاج ہوتا ہے وہ لوگ لائے جاتے ہیں, آج خود نہیں آتے, وہ لائے جاتے ہیں. جنرل پبلک جو ہے, میں آپ کو تھوڑی سی مثال دیتا ہوں. اب دیکھیے, اب انہوں نے احتجاج کرنا, اب احتجاج میں آپ لوگوں کو دیکھ لیجیے کہ بیٹھے ہوں گے, احتجاج ہو رہا ہوگا, لیکن عام لوگ اپنی زندگی میں وہ اپنے اپنے کاموں میں مشغول ہوں گے, وہ اس کا حصہ نہیں بنیں گے, اس لیے کہ ان کی بات نہیں ہو رہی. بات تو ایک خاص مخصوص مقصد ہے جس کی بات ہو رہی ہے. میں آج آپ سے پہلے بھی ایک جگہ کہہ رہا تھا کہ دیکھیے جس مقصد کے لیے آپ جا رہے ہیں, لیکن نہ تو حکومت کے پاس سپریم کورٹ کے اختیارات ہیں, نہ حکومت کے پاس ہائی کورٹ کے اختیارات ہیں, نہ حکومت میں کوئی جج کے اختیارات ہیں. یہ سارے معاملات آپ کے عدالت میں ہیں, اور حکومت اگر عدلیہ کو اپروچ کرتی ہے تو میرے خیال میں ایک فائر بیک ہوگا, اور لوگوں کو یہ پتہ چلے گا کہ حکومت نے عام آدمی کی بحالی یا ان کے انصاف کی بھی بات نہیں کی, کسی مخصوص طبقے کی بحالی کے لیے اور ان کے انصاف کی بات کی. تو میرے خیال میں شاید یہ ہونا نہیں چاہیے. اب اس کا جو ہے نا سوچنا چاہیے ان کو, اور میں پی ٹی آئی سے بھی میری ہے وہ کام مانیں گے, لیکن میرا اپنا خیال ہے کہ ان کو اپنی جو انرجی ہے نا اس معاملے پہ ویسٹ نہیں کرنی. بار روز احتجاج, اور میں ویسے بھی کیا آپ کا ملک اس بات کا متحمل ہو سکتا ہے؟ آپ نے سنا ہوگا نا آج بھی بلوچستان میں ایک دہشت گردی کا واقعہ ہوا, اللہ اگریہ رحمت کرے, میجر صاحب کو وہ شہید ہوئے وہاں پہ. تو ہم اپنی مصیبتوں میں اجازت نہ دے. آپ سمجھ رہے ہیں نا کہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن خراب ہے, ہم بھی رپورٹ کر رہے ہیں نا ڈیلی بیسس پر ایسے انسیڈنٹس کو, میڈیا بتا رہا ہے. اب جب سچویشن خراب ہے اور اس کو ٹیکل کرنے میں, ہینڈل کرنے پہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو, اداروں کو تھوڑا وقت تو لگے گا. اگر یہ چیز دوبارہ سے یہاں پر آ رہی ہے تو آپ کو نہیں لگتا کہ حکومت کو ایکشن لینا چاہیے پھر اس کے خلاف؟ نہیں اجازت دے گورنمنٹ اس کے لیے, کیا کرے گی حکومت؟ میں نے ویسے اس سے پہلے ایک بات عرض کی تھی کہ آپ ان کو احتجاج اگر کرنا چاہتے ہیں تو ایک محسوس جگہ پہ آپ اپنے جو اہم تنصیبات ہیں ان کو آپ کور کر لیجئے, ان کی سیکیورٹی شور کر لیجئے,
اس کے بعد ان کو کہیے جائیے آپ جا کے احتجاج کریے. جب آپ احتجاج کریں گے, جب آپ روکیں گے, راستے روکیں گے, شاہراہیں روکیں گے, وہاں پہ عام آدمی کی زندگی جو مشکل پڑے گی, وہاں پہ بہت سارے مسائل پیدا ہوں گے, تو پھر میرے خیال میں وہ الٹا بجائے اس کے کہ آپ اس کے گینر ہوں, آپ لوزر ہو جائیں گے اس میں. میں اگر کسی کو یہ مشورہ دوں تو میں اس کو یہی مشورہ دوں گا, کرنے دیجیے احتجاج, آپ کو کیا کہتا ہے, لیکن آپ اپنے تنصیبات کو کنٹرول کر لیجیے, آپ ان کو سیکیور کر لیجیے. کہ کس طریقے تو سے میرے خیال میں یہ کرتے ہیں روہیل صاحب. دوسری جانب سر آپ سے یہ بھی پوچھنا ہے, بلاول صاحب ناراض ہو گئے حکومت سے, خاصی پریس کانفرنس میں انہوں نے ناراضی کا اظہار بھی کیا. جی فرمائیے گا, کیا فرما رہے ہیں؟ وہ اپنے آپ سے ناراض ہے. نہیں, وہ میں نے کیا نا, وہ اپنے آپ سے ناراض ہے. وہ میں یہی بڑا حیران ہوتا ہوں اس باتیں. آئین سازی کے لیے جس طرح کی ڈسکشن ہوئی تھی, جس طرح سے میٹرز کو ڈیسائیڈ کیا تھا کہ ایکویلٹی ہوگی, اب اس پر عمل نہیں کر رہی نون لیگ معاہدے پر. دیکھیں میں آپ کو گزارش کروں, کس کو بیوقوف بناتے ہیں آپ لوگ؟ مطلب مجھے سمجھ نہیں آتی, میری سمجھ سے بالات آ رہے ہیں. آپ دیکھیے نا, غور کیجئے کہ جس وقت آپ اس معاملے میں بڑے ایکٹیو ہوئے تھے, کبھی آپ اس طرف بھاگ رہے تھے, کبھی آپ اس طرف بھاگ رہے تھے, بلاول صاحب سارا کریڈٹ خود لے رہے تھے کہ یہ سارے معاملات میں خود دیکھ رہا ہوں, آپ نے فضل الرحمان صاحب کو کنونس کیا, آپ نے سارے معاملات دیکھے, آپ کو نہیں پتا تھا کیا, آپ نے وہ ایجنڈا نہیں دیکھا تھا کیا, آپ نے وہ سبتا نہیں دیکھا تھا, آپ نے نہیں دیکھا تھا کہ کون کون سی شک میں کیا کیا ترمیم ہو رہی ہے. اچھا چلیے مان لیا غلط ہو گیا. پھر جس وقت یہ ترمیم آپ کی سینٹ میں پیش ہوئی, آپ کے سینیٹر بھی وہاں موجود تھے. جب ترمیم پارلیمنٹ میں پیش ہوئی تو آپ خود آپ وہاں پہ موجود تھے. کہ آپ پھر بھی اگنورڈ رہ گئے, آپ نے وہ ترمیم دیکھی نہیں. بڑے افسوس کی بات ہے, یہ تو بڑا آپ نے بڑا بلنڈر مارا. پھر آپ نے دیکھا ان دنوں میں مجھے روہیل صاحب یاد نہیں ہے کہ ان دنوں میں آپ سے گفتگو ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی, جب ترمیم کا سارا میٹر چل رہا تھا, میڈیا یہ چیخ کے کہہ رہا تھا کہ یہ غلط ہے کہ بل جو ہے وہ پہلے ہونا چاہیے, مسودے پہ پہلے اس کو دکھایا جانا چاہیے, اس پر کنسنسس ہونا چاہیے. اور آج ایگزیکٹلی یہی بات بلاول صاحب فرما رہے ہیں کہ بل کو پہلے فلور پر آنا چاہیے تھا, پھر اس کے بعد پڑھنا چاہیے تھا, پھر وہ پاس ہونا چاہیے تھا, اور یہ نہیں ہوا, اپوزٹ ہوا. میں آپ سے میں جو عرض کر رہا ہوں نا, جی یہ اب صرف کہانی ہے, اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. بل جب فلوٹ کیا گیا, بل جب پیش کیا گیا فلور کے اوپر, تو اس کی باقاعدہ ایک پرنٹڈ کاپی جو ہے وہ ہر ممبر کی میز کے اوپر رکھی جاتی ہے. آپ نے اس وقت دیکھا کیوں نہیں, آپ نے کیوں نہیں وہ پڑھا؟ یہ ممکن ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ جب آپ نے ہاتھ اٹھا دیا اور جب آپ نے کہا جی یس, اور کسی ایک نے بھی نو نہیں کیا, تو اس کا مطلب ہے آپ اس کے ساتھ اتفاق کر رہے تھے جو بل آپ کے سامنے پیش کیا گیا تھا. تو بس یہ ہم لوگ پتہ کیا سمجھتے ہیں, میرا اپنا ماننا یہ ہے کہ ہم لوگوں کو بہت زیادہ معصوم, بہت زیادہ سیدھا, اور بہت زیادہ کہہ لیجئے کہ اب یہ میں لفظ کے استعمال نہیں کرنا چاہتا, مطلب لوگ اتنے ناسمجھ نہیں ہیں, اتنے سادہ نہیں ہیں, ظاہر ہے وہ سمجھتے ہیں ان سارے میٹرز کو. تھینک یو سو مچ روہیل اصغر صاحب, آپ کے وقت کا بہت شکریہ. فیصل چودھری صاحب ہمارے شو میں ہمارے ساتھ تھے, ذوالفقار علی بدر صاحب, تمام معزز مہمانوں کا بہت شکریہ. شو کا وقت ناظرین ختم ہوا, انشاءاللہ کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.